तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूँ फ्रीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर फ्रीकी। दोस्तों, बाकी एपिसोड अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, जो लोग नए हैं वो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही डार्क कंटेंट से जुड़ी हर जानकारी इस चैनल पर आती रहती है। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो शुरू करते हैं। हमने हमारे ऑफिसर्स की ड्यूटी उस डेंटल ऑफिस में लगाई थी। सस्पेक्ट कभी भी आएगा तो हमें उसे पकड़ना था। लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर को लग रहा था कि हम सिर्फ टाइम और पैसे बर्बाद कर रहे थे, वह सस्पेक्ट वापस नहीं आएगा। इसलिए हमने एलएपीडी से मिलकर वहाँ पर एक अलार्म लगाया कि जब भी वह सस्पेक्ट आएगा तब अलार्म दबाना था। और उसी दिन हमने हमारे ऑफिसर्स को वहाँ रुकने से मना कर दिया। और उसी दिन रात को 10 बजे मुझे उस डेंटिस्ट का कॉल आया था। वो बोल रहा था कि आप लोग क्यों नहीं आए। रिचर्ड आया था। उस डेंटिस्ट ने अलार्म बजाया था, लेकिन शायद उसकी वायर ठीक से लगाई नहीं गई थी, इसलिए वह अलार्म बजा नहीं था। हमने उस मौके को खो दिया था। मैं नाराज था कि पता नहीं अब वो और कितने लोगों को मारेगा। जब भी मैं उस घर में पैर रखती थी, वह दृश्य मेरे सामने आ जाता है। मुझे अभी भी वह छोटी से छोटी डिटेल याद है। मेरी दादी को स्पोर्ट्स बहुत पसंद थे। जब भी वो कोई डॉजर गेम या बेसबॉल गेम देखती थी तो उनसे बात करना बहुत मुश्किल होता था। मेरे दादाजी अपने पास कैंडी बॉक्स रखते थे। मुझे याद है तब एक के बाद एक क्राइम्स हो रहे थे, जिससे एक इंसान लोगों के घर को तोड़कर अंदर घुसता था, वो बूढ़े लोगों को मारता है। मैंने वह 2 सिस्टर्स वाली न्यूज़ भी देखी थी। इसी वजह से मैं अपनी दादा दादी के लिए परेशान रहने लगी थी। मैं उनसे कहती थी कि आप अपने दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद करके रखा करो। एक पागल आदमी लोगों के घर को तोड़कर अंदर घुसता है। लेकिन दादी ने कहा कि मैं इस तरह की इंसान नहीं हूँ। मैं डर के नहीं रह सकती हूँ। मैं उसके डर से घर के दरवाजे खिड़कियां लॉक नहीं करूंगी। मेरे पापा एक एडवेंटिस्ट थे और उस दिन मेरी मॉम के साथ चर्च में गए थे। मैं उनसे सैटरडे को मिली थी। मैंने जब उनको रात को कॉल किया तब उन्होंने उठाया नहीं। ये काफ़ी अनयूजुअल था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे जल्दी से मेरे पेरेंट्स के घर ले जाए। मेरे मन को लग रहा था कि शायद कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसने घर के सामने गाड़ी रोकी। मैंने देखा कि पुल का गेट खुला ही था। वो कभी भी वह गेट खुला नहीं रखते थे। उसके बाद मैं पीछे से गई तो देखा कि बैक डोर भी खुला हुआ था। मैं उस दरवाजे से अंदर गई और मैंने देखा कि मेरे पापा का सर लगभग पूरा कटा हुआ था। मेरी माँ के चेहरे पर गोली मारी गई थी। मुझे मेरी 5 साल की लड़की ने चिल्लाते हुए सुन लिया और उससे पता चल चुका था कि शायद कुछ बुरा हुआ है और हमें उन बच्चों को सब बताना पड़ा। क्या वो मुश्किल था आपके लिए? हाँ, सबसे मुश्किल काम था। हमने बताया कि तुम्हारे दादा दादी मर चुके हैं, उनका मर्डर हुआ है। गिल और मैं उस लोकेशन पर आ गए थे। हमने देखा कि मर्डर से पहले विक्टिम ने स्ट्रगल किया था। लोकेशन पर कोई भी शू प्रिंट नहीं दिखा, बस विक्टिम को .22 गन से शूट किया गया था। तो ये बात उस सेम किलर से कनेक्ट कर रही थी। हम एलएपीडी से बात कर रहे थे कि उसी दिन हमें पता चला कि और एक मर्डर की घटना हुई है। एक ही रात में उसने 2 मर्डर्स किए थे। वो सामने वाले दरवाजे से अंदर आया था। मैंने कहा, गिल ये देखो, वहाँ पर एक एविया शू का प्रिंट छपा था। अंदर लिविंग रूम में भी उसी शू की प्रिंट छपी थी। सस्पेक्ट ने पहले बेडरूम में जाकर मेल को सर में गोली मारी थी। उसके बाद उसने उसकी पत्नी को सेक्सुअली असॉल्ट किया। उसके एक छोटे लड़के को भी सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। वह उस जगह 2-3 घंटे रुका था और वहाँ से उसने ज्वेलरी और कुछ महंगी चीज़ें अपने साथ ले ली। यही एक केस था जिसमें हमें सब कुछ साफ दिख रहा था। हमने शू प्रिंट देखा, .22 गन की गोलियां मिली। उसने मेल का मर्डर किया था, फीमेल का रेप किया था और एक छोटे बच्चे को सेक्सुअली असॉल्ट किया था। यह सब हमें एक ही केस में दिख गया था। फीमेल विक्टिम की दिमागी हालत बिगड़ चुकी थी, लेकिन उसे सब याद रह गया था जो उसने देखा था। उसने जो किले के बारे में जानकारी दी उससे सटीक ड्राइंग हमें मिली, जो ओकाज़ाकी हर्नांडिस से बहुत सिमिलर थी। जिसके बाद हमने वह पिक्चर पब्लिक कर दी। फ्रैंक ने पहले भी एक सीरियल किलर का सामना किया था। मैंने उससे कहा कि मुझे उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए और भी एविडेंस चाहिए होंगे। मैं उसे मारना चाहता हूँ, जल्दी से पकड़ना चाहता हूँ, वरना वह ऐसे ही निर्दोष लोगों को मारता रहेगा। हमको बताया गया कि इस केस से जुड़ा हर इंसान को एक मीटिंग के लिए बुलाया गया है और उस मीटिंग में बताया गया कि और एक क्राइम हुआ है जहाँ 2 लोगों को गोली मारी गई है। वह घर क्रिस और वर्जीनिया पीटरसन का था। वो सस्पेक्ट घर के अंदर गया, वर्जीनिया को गोली मारी। गोली उसके नाक से थोड़ा ऊपर लगकर पीछे नेक से निकल गई थी, लेकिन शुक्र है कि उसके विटल ऑर्गन्स को वह बुलेट हिट नहीं हुई थी और वह चिल्लाने लगी। इससे मिस्टर पीटरसन उसे देखने आए तो सस्पेक्ट ने वापस उसे भी सर पर फायर किया, लेकिन वह गोली भी ठीक से नहीं लग पाई।
इससे सस्पेक्ट वहाँ से भागने लगा और पीटरसन ने उसका पीछा किया। किलर के पास गन थी और पीटरसन अपने घायल शरीर के साथ उसका पीछा कर रहे थे। अगर मैंने किसी इंसान को सर में गोली मारी और वह फिर भी मेरी तरफ भागे तो मैं भी वहाँ से भाग ही जाता। सस्पेक्ट ने बीच कहा, जो कि एक कॉमन वर्ड था, लेकिन इससे उस किलर की टर्मिनोलॉजी समझ आती है। इस बार नई गन का इस्तेमाल हुआ था। वह .25 सेमी ऑटो गन थी। वह गन तब ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी। उस गन में एक चौंकाने वाली बात थी, उसके बुलेट्स के अंदर रेड कलर का प्राइमर यूज़ किया गया था। जब हमने इसके बारे में एक्सपर्ट से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, अब ज़्यादातर इसे बनाना बंद कर दिया गया है। हमें ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैं ऐसे सिचुएशन से भागता हूँ जो काफ़ी जोखिम भरी होती है। अगर आप कोई चीज़ बहुत बार करते हो तो एक बॉन्ड बन जाता है कि वह चीज़ बिगड़ सकती है। वह एक सीरियल किलर के माइंड के अंदर जाना चाहते थे। ज़्यादातर किलर्स ये जानना चाहते हैं कि पुलिस के दिमाग में क्या चल रहा होगा। हमको पता था कि वह न्यूज़ को फॉलो कर रहा था, क्योंकि मिस्टर डॉय मर्डर में मिस्टर डॉय ने 911 को कॉल किया था। वह रिकॉर्डिंग पब्लिक की गई थी, जिसके बाद किलर ने अगले क्राइम सीन से फ़ोन को ले लिया था या तोड़ दिया था। वो फ़ोन की वायर काट देता था, जिससे किसी से भी कम्युनिकेशन नहीं किया जा सके। और तभी हमें पता चल गया कि सस्पेक्ट न्यूज़ को फॉलो कर रहा था। न्यूज़पेपर में मेरा पुराना हिलसाइड स्ट्रैंगलर का केस और अभी लेटेस्ट केस के बारे में न्यूज़ छपी और मैंने उस इंटरव्यू में उस किलर को एक्सपोज किया। मैंने कहा वह बुज़दिल है। वह 2 सोए हुए इंसानों को उनके बेडरूम में जाकर मारता है, जिसके बाद क्रिस पीटरसन उठकर उसका पीछा करने लगते हैं और वह निहत्थे उस किलर का पीछा करते हैं और वह किलर बुज़दिल की तरह वहाँ से भाग जाता है। मुझे पता है मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, लेकिन तब मैं बहुत गुस्से में था। मुझे कोई भी आइडिया नहीं थी कि न्यूज़ में अब क्या आने वाला है। उस न्यूज़पेपर में उसके बारे में कई पर्सनल बातें छपकर आई थी, उसके बच्चों के बारे में, उसकी वाइफ के बारे में। और आप अगर किसी ड्यूटी में 20 घंटे काम करते हो तो आपको घर जाने का टाइम नहीं मिलता है और इसी से ही उसकी पर्सनल सिक्योरिटी अब खतरे में थी। जिसके बाद मैं पहली बार अपनी लाइफ में गन लेकर सोया था। जिनके पास गन नहीं थी वह अब गन खरीद रहे थे। क्या आप गन खरीदने वाली हो? बिल्कुल। क्या आपको गन चलाने आती है? नहीं। मैं अब सबसे घबराने लगी हूँ। वह कोई भी हो, छोटा, जवान या बूढ़ा, मैं डरती हूँ और इससे इस सिक्योरिटी एजेंसीज को काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर वो कोई गार्ड डॉग हो, सेल्फ डिफेंस की कोई क्लासेस हो, यहाँ तक कि लोग ताले भी ज़्यादा खरीदने लगे थे। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग कैसे उसे अभी तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मतलब वह कहीं तो रहता होगा ना। वह एक अजीब दिखने वाला इंसान है। भगवान जाने ये लोग क्यों उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जर्नलिस्ट उसे अलग अलग मॉन्स्टर नेम देने में लगे हुए थे। हमारे बॉस ने उसे वॉक इन किलर नाम दिया था। उसके बाद उसे वैली इंट्रूडर नाम दिया गया और ऐसे ही उसे एक दिन हेरल्ड एग्जामिनर ने नाम दिया द नाइट स्टॉकर और उसके बाद उस किलर को नाम देना बंद हुआ। पड़ोसी घर के बाहर आकर बैठे हैं। वह गॉड को थैंक्स कह रहे हैं कि किलर की नज़र उनके घर पर नहीं पड़ी। हम सोए थे कि रात के 2 या 3 बजे फ़ोन की रिंग बजी। गिल ने फ़ोन पर बात की और फ़ोन रख दिया। मैंने उससे पूछा, अब उसने कहाँ पर क्राइम किया है? गिल ने कहा, डायमंड बार पर। वह डायमंड बार जो हमारे घर से 5 या 6 मिनट की दूरी पर है, वह मेरे घर से बहुत करीब था। मैंने कहा, गॉड, अब मैं कैसे अपने बच्चों और खुद को बचाऊंगी? उसने कहा कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे जब तक कि मैं और मेरे बच्चे यहाँ से नहीं जाते। जब तक यह ख़त्म नहीं होता हम घर वापस नहीं आएंगे। मैंने कहा ठीक है और हमको कार में बिठाकर वह अपनी कार से चला गया। वह डर गई थी इसलिए मैंने उसे जाने दिया। मैं अपनी फैमिली के बिना कुछ नहीं हूँ। मेरे लिए फैमिली सब कुछ है। तो हम डायमंड बार पर गए। गिल वहाँ सबसे पहले पहुँच गया था क्योंकि वह उस जगह से काफ़ी पास रहता था। वहाँ पर कुछ निशान थे। टेबल पर एक हनी ड्यू मेलोन आधा खाया हुआ पड़ा था। ओके, तो वह फिर से काफ़ी कंफर्टेबल था। वहाँ पर मरा हुआ एक हस्बैंड पड़ा था जिसको 25 ऑटो पिस्टल से शूट किया गया था और वहाँ पर हमें सेम बुलेट्स मिली जो पीटरसन केस में हमें मिली थी। वो रेड प्राइमर थी। फीमेल को सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था और मुझे याद है उस फीमेल ने कहा था कि वह किलर उसकी तरफ देखने से मना कर रहा था। वह कह रहा था कि मेरी तरफ मत देखो। मैंने कहा, मैं गॉड की कसम खाती हूँ मैं तुम्हें नहीं देख रही हूँ। तो वह किलर कहने लगा कि गॉड की नहीं, शैतान की कसम खाओ। मुझे याद है मैं उस क्राइम सीन पर गया तब मैं बहुत गुस्से में था। उस क्राइम सीन पर कई लोग आए जिसके बाद इसकी काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनाई गई थी। मैं डरा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि सब डरे हुए हैं। मैं वहाँ के एक सब स्टेशन पर गया। वहाँ पर एक सर्जन थे जिन्होंने बताया कि मैं इस केस को जानता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वह किलर इतना इतना भी कुछ डेंजरस है जितना वह दिखा रहा है। उसके बाद उसके एक सहकर्मी ने मुझे अंदर बुलाया और कहा कि मैं इस केस के बारे में तुमसे जानना चाहता हूँ। मैंने कहा, पहले जो इस सर्जन ने कहा उसे भूल जाओ, ये गलत है।
मैंने कहा वो किलर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, उसने कई सारे डैमेज कर रखे हैं, इसके साथ हमें बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहिए। तो हमारे पास उसका सिर्फ एक शू प्रिंट है, तो तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो दो। जिसके बाद हम सब ऑफिस चले गए। उसके बाद हमने तय किया कि हमारे पास वैसे भी उस किलर की बहुत सी टेप्स थी जो हमने मीडिया में दे दी। ये उससे अच्छा ही था जो मीडिया अपने ख्याली मनगढ़ंत बातें पब्लिक को बता रही थी। मेल सस्पेक्ट की स्किन लाइट स्किन है, 20 से 35 की एज है, 5.10 से 6.2 उसकी हाइट है और उसकी थिन बॉडी है। उसके मीडियम लेंथ बाल हैं जो वेवी या कर्ली है और उसके टेढ़े मेढ़े दांत हैं और दांतों में गैप भी है और उसका शू साइज 11 से 12 है। मेरे पार्टनर कार्ल क्लॉज को क्राइम सीन पर बुलाया गया और हमने जो देखा वो काफी खौफनाक था। मिस्टर पैन को सर में गोली मारी गई थी। वह खुद के बेड पर अपने ही खून में पड़े थे। मिसेस पैन का रेप हुआ था और उनको भी गोली मारी गई थी, लेकिन उनकी पल्स अभी भी चल रही थी, इसलिए हमने उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया। वह क्राइम सीन बहुत ही भयानक था। वह मर्डर करने के बाद उस किलर ने रेफ्रिजरेटर खोलकर खाना खाया था। उसके बाद लिविंग रूम के कारपेट पर उसने मास्टरबेट किया। उसके बाद उस घर के दीवार पर चाकू से शैतान का निशान बनाया। हमारे पास एक ऐसा सीरियल किलर था जो काम और कोल्ड तरीके से अपनी इविल साइड लोगों को दिखा रहा था। वह उस टाइम हर वह क्राइम न्यूज़ देख रहा था जो उसे मदद कर सकती है। वो हमारी हर डिटेल्स पर नज़र रखे हुए था, जिससे ग्लेंडल पीडी को ये बात बहुत खटकी। उन्होंने हमें केस को और नज़दीक से देखने की हिदायत दी और मैंने अपने पार्टनर से पूछा कि .25 पिस्टल में कौन सी एमओ यूज़ होती है। तब हमने वापस देखा तो उस प्राइमर पर रेड रिंग थी, तो हमने कहा बिंगो। तो हमें एक लिंक मिल गई थी और हमने तुरंत फ्लाइट पकड़ ली। हमें किसी ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को में जो मर्डर हुआ है उसकी लिंक हमें हमारे इस किलर से जोड़ रही है और हम भी तुरंत वहाँ से निकल गए। हम वैसे ही स्टूडियो से एयरपोर्ट आए थे और गिल ने मुझे कहा कि देखो वह भी आए हैं। मुझे नहीं लगता कि वह हमें देखकर खुश हुए थे। लॉरेल ने हमें देखा और कहा हाय गाइस। उन्होंने लॉरेल को हाय बोला। लॉरेल ने कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अगर ये वही सेम इंसान हुआ जिसने पहले कई मर्डर्स किए थे तो ये किसी बीमारी की तरह फैल रहा था। सही है, वह 500 मील दूर वही चीज़ें दोहरा रहा था। यह एक भयानक बात थी। हम उस क्राइम सीन को देखने गए। मैंने सोचा कुछ फोटोज यहाँ से क्लिक की तो अच्छा रहेगा। 3-4 घर छोड़कर एक आदमी अपनी कार वॉश कर रहा था और मैंने उससे पूछा बहुत बुरा हुआ है ना? उसने कहा हाँ। मैंने कहा लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। मैंने कहा तो तुम्हारे साथी भी यहाँ होंगे? उसने कहा हाँ है तो। मैंने पूछा तुम्हें इस केस के बारे में क्या पता है? तो उसने बताया कि उसने वह सब घर के दीवार पर लिखा है। मैं सरप्राइज था क्योंकि एलए में हमको किसी ने दीवार पर लिखने वाली बात नहीं बताई थी। यह मैंसन जैसे दीवार पर लिखने जैसा था। यह केस एक अलग डायमेंशन में जा रहा था। हमको जब पता चला कि उसने पेंटाग्राम दीवार पर क्यों बनाया था, तब सब लोग इस डेमोनिक चीज़ से डर गए थे। इसके बाद कई लोगों से रिपोर्ट आई कि उन्होंने सेम पेंटाग्राम पब्लिक प्लेसेस में जैसे बस में, वॉशरूम में ड्रॉ किए हुए देखे थे। तब हमें यह भी पता चला कि ऐसे डेमोनिक चीज़ें किसी इंसान या एनिमल की सैक्रिफाइस मांगती है। हम उस घर में अपनी तहकीकात कर रहे थे कि दरवाजे को किसी ने नॉक किया। वो लॉरेल थी। वो फ्रैंक से बात करना चाहती थी। हमारे पास अब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो किसी न्यूज़ मीडिया के पास नहीं थी, इसलिए हम वापस गेम में आ चुके थे। मैंने फ्रैंक से कहा कि वो तुमसे बात करना चाहती है, तुम बाहर जाओ। उस क्राइम सीन पर दीवारों पर जैक द रिपर लिखा हुआ था जो एले केस से जुड़ा हुआ है। मुझे पता नहीं आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, लेकिन प्लीज़ अफवाह पर भरोसा ना करें। फ्रैंक ने वह चीज़ सिरे से नकार दी थी। सैन फ्रांसिस्को पुलिस अब वह कर रही थी जो एले पुलिस नहीं कर पाई, तो हम सब फ्रांसिस्को पुलिस के पास गए। उनको हमारे पास जो उस किलर की जानकारी थी वह दी, जैसे उनके शू और उसके चेहरे का डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने उनको बताया कि अगर कहीं पर भी कोई क्राइम होता है तो आप सबसे पहले उस घर में शू के प्रिंट देखिए। यह यूएस में बने खास शूज़ में से एक है। यह आपको ज़्यादातर यूज़ में नहीं दिखाई देंगे, सो कीप एन आई ऑन इट। सैन फ्रांसिस्को में 60 पुलिस की एक टीम बनाई गई जो रात में पेट्रोलिंग कर रही थी, स्पेशली उस जगह जहाँ पर वो मर्डर हुआ था। मैं मेयर ऑफिस में गया और उसने आगे की इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहा। उसके बाद मेयर ऑफिस ने चीफ ऑफिस से कांटेक्ट किया यह जानने के लिए कि यह क्या मैटर है। तब चीफ ने मेयर को वह बात समझाई कि हमारे पास उस नाइट स्टॉकर की लिंक है। सब लोग इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, यह आपके घर में घुसकर आपको मार सकता है। ये काफ़ी सीरियस सिचुएशन है। जो भी इसकी जानकारी हमें देगा उसको $10,000 का इनाम दिया जाएगा। जिस वेपन से मिस्टर एंड मिसेस पैन को मारा गया था, उसी वेपन से साउथ कैलिफोर्निया में करीब 1 दर्जन लोगों का मर्डर किया गया था। जब हम एले वापस आए
तब हमें पता चला कि मेयर ने वह सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बक दी थी। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस अवियाशु की बात की, वो रेड प्राइमर बुलेट की बात की, जो इस केस में हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्लू हो सकते थे। जिसके बाद उस किलर को वह सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ के थ्रू पता चल चुकी थी, जो वह आसानी से उससे निकल सकता था। मेयर ने डेफिनेटली बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मुझे लगा कि चीफ ने उन्हें बताया नहीं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं करनी थी। मेयर की इस गलती से अब हमें उस शू प्रिंट का सबूत कभी नहीं मिलने वाला था, और इस चीज़ से हम दोनों गुस्से में थे। मैं फ्रैंक के ऑफिस में गया और कहा कि फक इट फ्रैंक, चलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद हम चाइना टाउन के एक बार में गए और मैंने कहा कि हमें इस केस को पॉलिटिशियंस से दूर ही रखना चाहिए। उसने कहा कि ये अभी रहने दो, अभी हम यहाँ से चलते हैं। उसके बाद वह फिर से आया और कहा कि जल्दी से ड्रिंक करना बंद करो, कुछ खाना है तो खा लो और 45 मिनट में हमें ऑफिस में पहुँचना है। सब तैयार है? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि आप मेरी एक शॉर्ट नोटिस पर इतनी रात को जल्दी आ गए। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि सैन फ्रांसिस्को में अभी रिसेंटली जो मर्डर हुआ है, जिसकी लिंक हमें एलए के मर्डर्स से जुड़ती दिख रही है, उसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ एजेंसीज ने मीडिया को दे दी है, जिससे केस को भारी नुकसान हुआ है। जिसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या अब कुछ हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो शरीफ, आपने हम दोनों को जो जिम्मेदारी दी है उस पर हम खरा उतरेंगे। जिससे शरीफ के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह दूसरे दिन फिर से काम में लग गए। संडे मॉर्निंग को एक 29 साल की लेडी ने सुबह के 3 बजे पुलिस को फ़ोन किया। उसने बताया कि एक आदमी ने उसके बॉयफ्रेंड को गोली मारी और उसको भी मारने की कोशिश की। 29 साल का बिल कार्स हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। उसके फियांसी को भी उसने मारने की कोशिश की थी। उसको सेक्सुअली असॉल्ट करके वहीं पर बांध दिया गया था। फ्रैंक सलेर्नो इस केस को लीड कर रहे थे। किलर ने विक्टिम फीमेल को क्राइम करते वक्त बताया कि मैं ही नाइट स्टॉकर हूँ। तो वह भी न्यूज़ देख रहा था जैसे कि हम देख रहे थे, और वह नाम उसे पसंद आया था। तो हमको पता चला कि हमारा सस्पेक्ट जो सैन फ्रांसिस्को गया था, वह वापस ऑरेंज काउंटी में आ चुका था। हमें एक विटनेस मिला, एक यंग लड़का जो बाहर अपनी बाइक को ठीक कर रहा था। उसने एक कार देखी थी, उसमें एक आदमी घरों को देख रहा था। उसे वह काफ़ी फनी लगा, लेकिन वह आदमी वापस चला गया। लेकिन जाते जाते उस लड़के ने उस कार का नंबर प्लेट देख ली थी और उस कार की डिस्क्रिप्शन भी बताई, जो हमने न्यूज़ में रिलीज़ कर दी। जिसके बाद हमें एक कॉल आया जिसमें वह बता रहा था कि मेरे एक दोस्त के पास सेम ऐसी ही कार है जो चाइना टाउन से चोरी हुई थी, और हमें बिल्कुल वही नंबर प्लेट दिखी जो इस लड़के ने हमें बताई थी। वह कार एलए में एक पार्किंग लॉट में देखी गई थी। जिसके बाद उस कार के ही पास दर्जनों डिटेक्टिव्स और ऑफिसर्स उस किलर का इंतज़ार कर रहे थे। साथ में ही कुछ मीडिया वाले भी वहाँ पहुँच गए थे, और काफ़ी टाइम बाद भी वह किलर वहाँ नहीं आया। शायद उसने न्यूज़ देख ली थी। जिसके बाद हमने वह कार एक क्राइम लैब में दे दी, जहाँ पर उन्हें रियर मिरर में फिंगरप्रिंट्स मिले, मिरर एडजस्ट करने के लिए यूज़ किए थे। तो हमारे पास उसके फिंगरप्रिंट्स थे, लेकिन उस टाइम हमारे पास ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट चेकर की सुविधा नहीं थी। तो हम उस फिंगरप्रिंट्स को एग्जामिन कर रहे थे, लेकिन हमें उसके लिए थोड़ा समय देना था। अगर आपको कोई भी सस्पिशियस चीज़ लगे तो हमें तुरंत फ़ोन कीजिए। हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, लेकिन वह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। तब हमें एक लड़के का कॉल आया, बता रही थी कि मेरे फादर जब रास्ते पर काम कर रहे थे तब एक इंसान से उनकी बात हुई जो अपना नाम रिक बता रहा था, और उन्हें लगता है कि शायद वह नाइट स्टॉकर था। इसके बाद हम हमारी टीम लेकर इमिडिएटली उस लोकेशन पर गए, उसके फादर से मिले। तो उन्होंने कहा कि रिक एल पासो में रहता है, और उसने कहा कि मैंने मॉनेटरी पार्क में एक एशियन कपल का .22 से मर्डर किया था, और उसने वह पिस्तौल मुझे दी और कहा तिजुआना जाओ और ये किसी को दे दो। जिसके बाद हमने 2 डिटेक्टिव तिजुआना भेजे, जहाँ पर उन्होंने वह गन रिकवर की, और साथ में ही एक रेडियो भी उन्हें मिला। वह रेडियो बेल और लैंग मर्डर की लोकेशन से चोरी किया हुआ था। बेल और लैंग ने वह रेडियो नया ही खरीदा था, और हमने उसकी रिसिप्ट से उस रेडियो की पहचान की थी। हमने पूछा कि उसका लास्ट नेम क्या है, तो उसने बताया कि उसने कभी भी अपना लास्ट नेम नहीं बताया। लेकिन हमें पता चल गया था कि रिकी वह किलर था। इर्ल क्रेग नाम के एक टिपर ने पुलिस को एक ब्रेसलेट दिया था। उसे लग रहा था कि वह ब्रेसलेट उस नाइट स्टॉकर से बिलोंग करता था। उसने बताया कि वह ब्रेसलेट मुझे मेरी वाइफ की माँ ने दिया है। वह सैन पैब्लो कैलिफोर्निया में रहती है, इसलिए हम तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। वह बोली कि मुझे वो ब्रेसलेट मेरे बॉयफ्रेंड से मिला है, जिसका नाम अरमांडो रोड्रिगेज है। उसको उसके एक फ्रेंड ने वह ब्रेसलेट दिया था जो एल पैसो में रहता है, जिसको वह रिक नाम से जानता था। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बताया कि रिक ब्लैक एसीडीसी हैट पहनता है, ब्लैक मेंबर ओनली जैकेट पहनता है,
जितना उसने बताया उतना हमें समझ आ गया कि हम नाइट स्टॉकर को पकड़ने के सही ट्रैक पर ही थे। आर्मांडो रोड्रिगेज एल सोब्रेंटे कैलिफोर्निया में रहता था। हम उसके एड्रेस पर गए और हमने देखा कि आर्मांडो उस घर से सीधा मेरी तरफ आया और मैंने कहा कि सुनो आर्मांडो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हमें एक सबसे बड़ा और कैलिफोर्निया की हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट केस सॉल्व करना है। इसके लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हारा फ्रेंड रिक एक बहुत ही ब्रूटल किलर है। तुम नाइट स्टॉकर केस को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकते हो। उसके बोलने की टोन बदल गई थी। उसने कहा कि मेरा फ्रेंड नाइट स्टॉकर नहीं है और मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। जिसके बाद मैंने उसे पकड़कर कार में बिठाया। देखो आर्मांडो, तुम हमारी बहुत हेल्प कर सकते हो। हमारे साथ कोऑपरेट करो। हमें तुम्हारे फ्रेंड रिक का लास्ट नेम जानना है। उसने कहा, क्या तुम खुद को बहुत स्ट्रांग समझ रहे हो? क्या तुम्हें मेरे से फाइट करनी है? और उसने कहा, फक यू। मैंने कहा, मेरे हाथ को देखकर यही बात फिर से बोलो। उसने कहा, ओह, क्या तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम बहुत टफ हो? उसके बाद उसने अपने हाथ आगे ले आए। इसके बाद मैंने उसके मुंह पर सीधा पंच दे मारा। वो मेरा बेस्ट पंच तो नहीं था, लेकिन रोस्ट पंच भी नहीं था। उसके चेहरे से खून निकलने लगा था। मैंने उसके चेहरा देखा और मुझे उन क्राइम सीन्स की याद आई जो नाइट स्टॉकर ने किए थे। मैंने कहा, देखो लड़के, मैं तुम्हें सर से नीचे तक काट के रख दूंगा। और मैंने फिर से एक पंच कार के विंडशील्ड पर दे मारी, जिससे वो डर गया था और सीट को पीछे ले गया था और वो कहने लगा, Richard Ramirez, Richard Ramirez. तो दोस्तों, एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। कैसा लगा तो उसके लिए कमेंट कर देना। और बहुत ही अच्छा लगा तो पता है ना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे एपिसोड 4 में जल्दी ही मिलूँगा। बट तब तक के लिए